नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होगी। हजारों की भीड़, लोगों के हाथों में पोस्टर, सड़क पर बैठे खड़े लोगों की ऐसी जमात जो कुछ मांग करने आई है। ये भीड़ दिल्ली में जुटी एक रैली की भीड़ है, एक जनसभा की भीड़ है जो जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में कल जुटी थी। और ये भीड़ इसलिए दिल्ली आई थी क्योंकि ये लोग जो दिल्ली में जंतर मंतर पर आए थे, जो चुनाव आयोग का घेराव करने आए थे, उनकी मांग है कि ईवीएम से चुनाव बंद हो। उनकी मांग है कि ईवीएम में जो धांधली हो रही, उनका आरोप है कि ईवीएम में जो धांधली हो रही है, वीवीपैट में जो धांधली हो रही है, वो बंद हो, चुनाव आयोग जवाब दे। और ये भीड़, इतनी बड़ी भीड़, आप तस्वीर इसकी गवाही दे रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ अगर दिल्ली में हो ऐसी मांग को लेकर, उस भीड़ की मांग और उस भीड़ की मौजूदगी का कवरेज अगर किसी चैनल पर न दिखे तो इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं। ईवीएम को लेकर जो सवाल यहां मौजूद, जो इस प्रदर्शन में लोग थे, हजारों लोग और इनके नेता, जिनमें से दो खास लोगों से मैं आपको आगे मिलवाने जा रहा हूं, उनकी मांग से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर हजारों लोग दिल्ली में ऐसे जुटते हैं तो क्या उन्हें मीडिया कवरेज न दिया जाए? और अगर मीडिया उन्हें कवरेज नहीं देता है तो इसका मतलब क्या है? आज के अखबारों को मैंने ऐसे सरसरी तौर पर देखा, 10-12 अखबार मेरे पास है, हालांकि ये एनसीआर एडिशन है, किसी अखबार में इस पर उस तरह से कोई खबर नहीं छपी हुई दिखी। कहीं दिखे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर मैं चूक कर रहा हूं तो हो सकता है दिल्ली के किसी संस्करण में हो। लेकिन ये भीड़ जो दिल्ली आई थी, ऐसे दर्जनों संगठन जो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे बहुजन समाज से जुड़े संगठन जिन्हें लगता है ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे आंदोलनकारी जिन्हें लगता है ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, चुनाव की पारदर्शिता खत्म हो चुकी है, जिन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, वही सब लोग यहां जुटे थे। झंडे आप देख रहे हैं। अब हम दो खास मेहमानों से मिलाते हैं जो इस आयोजन के पीछे थे, जिनकी ताकत, जिनके संगठन की ताकत स्क्रीन पर मैं चाहूंगा उन दो खास मेहमानों को लाया जाए। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, और बहुजन समाज की राजनीति लंबे समय से करते रहे, और जय भीम मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम साहब, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री भी थे। ये दो खास चेहरे जो जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ या चुनाव में पारदर्शिता के नारे के साथ जो जुटी, उस भीड़ के आयोजकों में से एक थे। उस भीड़ को वहां तक लाने में और ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली आवाजों में से एक है ये दोनों नेता। तो इनसे जरा समझेंगे कि देश में ऐसे दौर में अचानक ईवीएम पर इतने सवाल क्यों उठने लगे, खास तौर से 3 दिसंबर के नतीजों के बाद, और ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है या नहीं, इसको लेकर सवालों के बीच चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये कहा जाना कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई हैकिंग नहीं हो सकती, और चुनाव आयोग की तरफ से इसका एक जवाब दिया गया जब कांग्रेस नेताओं ने चिट्ठी लिखी। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग से मिलना चाहते, उन्हें चुनाव आयोग ने आज तक मिलने का वक्त नहीं दिया। लेकिन इससे बड़ी बात, कितनी बड़ी भीड़ की आवाज को क्या दबाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वामन मेश्राम साहब के पास। मैं आपसे समझना चाहता हूं, पहले तो ये बताइए, इतने लोग ये सब कहां कहां से आए थे और किस किस संगठन के लोग थे वामन मेश्राम साहब? 32 राज्यों से यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन था। 32 स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट रीजन के 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर छोड़ दिया जाए, तो 32 राज्यों के लोग यहाँ आए थे। ये सामान्य लोग नहीं थे, तो ये सारे देश भर से लोग इकट्ठा हुए थे। और ये चौथे चरण का कार्यक्रम था। 4 चरणों का कार्यक्रम था, 3 चरण, 625 जिलों में ये आंदोलन चला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईवीएम मशीन के विरोध में सारे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष है, और चुनाव आयोग इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और जोर जबरदस्ती ईवीएम थोपने का काम कर रहा है। तो बावन मेश्राम हम इसके विरोध में हैं। क्या मांग हुई इतनी? हमारी मेन मांग ये है कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाओ। लेकिन हम बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग करते हैं। ईवीएम मशीन के द्वारा
फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है। वामन मेश्राम साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाकी भी जजमेंट पर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं समय समय पर दायर हुई हैं, एडीआर की तरफ से भी, किसी समय में कमलनाथ सचिन पायलट की तरफ से भी, और संगठनों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में बार बार चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर कहा कि ईवीएम और वीवीपैट में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो प्रक्रिया पूरी तरह से फुल प्रूफ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कई बार कहा है, और अभी 5 राज्यों में चुनाव के पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई हो रही थी, एडीआर के प्रशांत भूषण की पेशी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 जजों की पीठ में कि बार बार ये मैटर लेकर आप कितनी बार आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में एक तरह से इंडोर्स कर दिया जो चुनाव आयोग के हलफनामे या चुनाव आयोग का जवाब है। मेरा ये कहना है कि ये शब्द ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये हमारे नहीं है, ये 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के शब्द है। जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है ये कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात को स्वीकार नहीं किया कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ऐसा चुनाव आयोग ने कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर नहीं माना होता तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश नहीं दिया होता। ये इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। एक जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं, कब का है ये? आज सुनिए अंजुम साहब, 8 अक्टूबर, एक मिनट सुनिए, 8 अक्टूबर का जजमेंट है, जब ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ कागज की पर्ची देने की व्यवस्था शुरू की जाए। वो जजमेंट है मेरे पास जो 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके बाद मैं क्या कहना चाहता हूं अंजुम साहब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया गया और वीवीपैट मैं क्या कहना चाहता हूं, हाँ मैं क्या कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ये कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। नहीं, आप देखिए, आप मेरी बात आप समझ रहे क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं, आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने तब निर्णय दिया जब चुनाव आयोग ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ये कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। चुनाव आयोग की बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा सुनिए, आप थोड़ा आगे आते हैं तो कैमरे से फ्रेम से आउट होते हैं, आप वहीं से बोलिए। लेकिन अब एक काउंटर सवाल, हालांकि मैं आगे बहुत बात करना चाहता था, लेकिन चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के नहीं, काउंटर क्वेश्चन करिए। आप आ रहा हूं। उसके बाद गौतम साहब, आप जिस 8 अक्टूबर के फैसले की बात कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 2014 के चुनाव में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में वीवीपैट प्रणाली शुरू की जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसवाई कुरैशी उस समय शायद थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसवाई कुरैशी हट गए थे 12 के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया गया। सुप्रीम कोर्ट की चिंता यह थी कि कागज की पर्ची भी मिले जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष लगे। तो भाई चुनाव आयोग ने कहा कि उसके बाद हमने वीवीपैट की व्यवस्था कर दी। हाँ अंजुम साहब जी, ये जो बात है, ये सारी बातें मैंने मेरे पर्चे में लिखी है कि जो आप कह रहे हैं पर्ची लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात को नहीं माना। पहली बात।
मेरी बात समझ रहे हैं? हम्म। अगर माना होता तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्ची लगाने का आदेश नहीं दिया होता। अंजुम साहब मेरी बात समझ रहे हैं क्या? मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन उसके बाद पर्ची लग गई ना, पर्ची लग अरे गई और अंजुम उसके बाद साहब, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज मैं हुई। एक ये मैं जानना मैं चाहता एक बात कह रहा हूं, वो बात आप पकड़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं, ये मेरा मैं कहना आपकी है। बात पकड़ रहा हूं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फुल प्रूफ इंतजाम कीजिए और वीवीपैट लगाइए, पर्ची लगाइए। अब उसके बाद चुनाव आयोग ने पर्चियां वाला ये इंतजाम मेरा वीवीपैट वो, मैं सारी बातें मैं जानता हूं, मैंने अपने पर्चे में सारी बातें लिखी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं अंजुम साहब, मैं एक क्रोनोलॉजिकल सारी बातें आपको बताता हूं सबूतों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव आयोग की बात सुनने के बाद तो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग की बात सुनने के बाद तो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये सर अब देखिए, उस पर बहस करेंगे तो बाकी चीज छूट जाएगी। देखिए मैं वो सारी बात ये पास भी सुप्रीम फंडामेंटल, कोर्ट ने देखो अंजुम साहब, सर मैं ये कहना चाहता हूं, फंडामेंटल बात अगर मान लो ये लोगों को समझ में नहीं आती तो आगे चलकर आप जो बात कहना चाहते हो सारी की सारी गलत साबित हो जाएगी। ये फंडामेंटल बात है कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने अपनी बात कही, क्या कही? कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। चुनाव आयोग ने ऐसा कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग की बात को तो डिनाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, वो लाइन जरा पढ़ के जजमेंट से बताइए, वैसे आगे बात करते हैं। जो हमारे पास जो जानकारी खबर है उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही कि पारदर्शिता रहे, निष्पक्ष रहे, स्वतंत्र हो, इसलिए कागज की पर्ची का इंतजाम कीजिए, देने का की व्यवस्था हो, और तभी वीवीपैट व्यवस्था ही। वही 8 अक्टूबर का फैसला है। लेकिन हम सिर्फ 8 अक्टूबर के फैसले पर बात करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसके बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई, जैसा मैंने कई याचिकाओं का जिक्र किया, और सुप्रीम कोर्ट ने प्यारा नंबर 29 आपने देखा क्या? सुप्रीम कोर्ट का प्यारा नंबर 29 पढ़ा आपने? बताइए। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं क्या? हाँ सुनाइए। From the material placed by the both sides, we are satisfied that the paper trail is an indispensable requirement of a free and fair election. The confidence of the voters in the EVM can be achieved only with the introduction of the paper trail. बस यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके कहा। समझने में, मेरे समझने में ये फर्क है कि विदाउट पेपर ट्रेल फ्री फेयर नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। हाँ कह रहा है। विदाउट पेपर ट्रेल, यही तो कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, विदाउट पेपर ट्रेल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, इस पर बहस लंबी हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि विदाउट पेपर ट्रेल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर के लिए पेपर ट्रेल के इंतजाम कीजिए, वीवीपैट की व्यवस्था कीजिए, लोगों को पर्ची दीजिए। अब उसमें आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइन आप बोल रहे हैं, बिटवीन द लाइंस। या तो आप वकील हो सुप्रीम कोर्ट के। बिल्कुल मैं समझना चाह रहा हूं सर, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं आपको यही तो समझा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, इंडिस्पेंसेबल का क्या मतलब है? इसके बगैर, इंडिस्पेंसेबल का मतलब है इसके बगैर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर आप पेपर ट्रेल नहीं लगाते हो तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। मान लिया, चलिए आपकी बात। अब आगे आते हैं एक सवाल और। अगर पेपर ये मैं कहना चाहता हूं, वीवीपैट लग गया, तब अब क्या दिक्कत है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यही लोग मुझे पूछते हैं, यही लोग मुझे पूछते हैं और मैंने जवाब दिया, आपको भी देता हूं। पेपर ट्रेल लगाने के बाद ये फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। ओके, ठीक है। लोगों ने जब वोट डाला पहली बार तो आंखों से दिखाई नहीं देता था, पेपर ट्रेल लगाने के बाद लोगों को देखने लग गया आंखों से, ठीक है। उसके बाद पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होती है, गिनती ईवीएम की ही होती है। जिस ईवीएम में गड़बड़ी होती है उसी ईवीएम की गिनती होती है।
पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होती है अंजुम साहब, पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होती है, गिनती ईवीएम की ही होती है। तो ये आईवॉश करने का काम ये चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? पेपर ट्रेल लगाया, पेपर ट्रेल लगाया, गिनती नहीं कर रहा है, पेपर ट्रेल लगाया, गिनती नहीं कर रहा है, पेपर ट्रेल की गिनती नहीं कर रहा है, गिनती ईवीएम की कर रहा है, जिस ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ सैंपलिंग के आधार पर जो उन्होंने तय किया वो मैच कराते हैं सिर्फ कि जिसको वोट दिया वो गया कि नहीं, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि पूरे चुनाव की गिनती वीवीपैट की पर्ची से नहीं होती है, ईवीएम से होती है। अब बात एक सवाल, उसके बाद राजन जी के पास जाऊंगा, आप चाहते क्या है? हाँ, अब मैं मुझे पूछ रहे हैं आप? हाँ, आप या आपका संगठन क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, चुनाव आयोग के लोग जब पेपर ट्रेल मशीन लगा रहे हैं तो ये शो करने के लिए क्यों लगा रहे हैं? पेपर के पर्ची की गिनती क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चुनाव आयोग का कहना यह है अंजुम साहब, ज्यादा समय लगेगा। मेरा कहना है सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के पास कहां अधिकार है ज्यादा समय नहीं लगाने का? चुनाव आयोग के पास संविधान निर्माताओं ने एक अधिकार दिया कि आपको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना है। तुम चुनाव की प्रक्रिया 3-3 महीने चलाते हो, गिनती के लिए 2 दिन ज्यादा लगा तो ज्यादा समय लग रहा है। चलिए, तो आपको 3-3 महीने चुनाव की प्रक्रिया चलाते हो तो ज्यादा समय नहीं लग रहा है। गिनती के लिए 2 दिन ज्यादा लगता है तो ज्यादा लगता है ऐसा कह रहे हो? ये सारा फ्रॉड करने के लिए लॉजिक है। ईवीएम में गड़बड़ी होती है या नहीं होती है अंजुम साहब, ईवीएम में गड़बड़ी होती है या नहीं होती है, इसको साबित करने का तरीका पर्चियों की गिनती है। जी, अब वापस आता हूं जरा राजन। मैं ये कहना चाहता हूं अंजुम साहब कि चुनाव आयोग को जो अधिकार है संविधान निर्माताओं ने दिया, भी आपको चुनाव कंडक्ट काय के लिए करना है? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के करना है। तो आप इंश्योर क्यों नहीं कर रहे हैं फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट? इंश्योर क्यों नहीं कर रहे? वो गारंटी का तरीका क्यों नहीं दे रहे लोगों को, जिससे लोगों का यकीन हो जाए कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है? मेरा यह कहना है अंजुम साहब, लोगों को सरकार चुनने का और सरकार बदलने का अधिकार ईवीएम ने खत्म कर दिया। ईवीएम चुन रही है सरकार, अब लोगों का अधिकार खत्म हो गया। चलिए, ईवीएम चुन रही है सरकार। मैं वापस आता हूं, एक बार जरा राजन पाल जी को भी शामिल करता हूं, मैं वापस आता हूं। ठीक है आता हूं वापस। राजन पाल, गौतम जी, वामन मिश्राम साहब को हमने सुना, दर्शकों को ने भी सुना। अब आप बताइए, मैं पॉइंट समझना चाहता हूं कि ये साबित करने के लिए जिस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे थे, हालांकि उसके बाद भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं खारिज हुई और हलफनामों का जिक्र मैंने किया, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप लोग अगर देश के लोगों को कहना चाह रहे हैं, इतनी हजारों लोगों की भीड़ भी थी, आपका भाषण भी सुना मैंने, तो ये आधार और बेस क्या है? सिर्फ ये कि नहीं हो सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये कहना, या कुछ सबूत और लोगों को कन्विंस करना? वो कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, 3-4 मैं समझता हूं 3-4 पॉइंट के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन के जो 4 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी मेंबर हैं, वो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं। वो प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उनका काम है सॉफ्टवेयर डेवलप करना। और सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है ईवीएम मशीन के अंदर, उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर चिप में ये सॉफ्टवेयर डल गया, और जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर एक टाइमर होता है, रियल टाइम क्लॉक। जिस तरह कोई बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं आतंकवादी, अगर उस बॉम्ब के अंदर टाइमर ना हो तो टाइम बॉम्ब फटेगा नहीं, टाइम बॉम्ब बन ही नहीं सकता। जिस प्रकार आप अलार्म लगाते हैं अपने फोन के अंदर, अगर उसमें टाइम क्लॉक ना हो, टाइमर ना हो,
जिसमें डेट और टाइम फिक्स करते हैं, तो अलार्म बजेगा नहीं। उसी तरह मैं पूछना चाहता हूं, ईवीएम के अंदर टाइमर क्यों है, टाइम क्लॉक क्यों है? एक तो ये सवाल है। अगर इस ईवीएम के अंदर टाइमर ना हो, टाइम क्लॉक जिसमें डेट और टाइम फिक्स की जा सकती है, अगर वो ना हो तो ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी नहीं हो सकती। और ये बात मुझे जो इलेक्शन ऑफिसर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने भी बताई, और जो इंजीनियर हैं, जो बीईएल के अंदर इंजीनियर हैं, या जो एक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करती है आईटी मिनिस्ट्री के तहत, और उन्होंने जिसने खुद मशीन बनाई है, उसने खुद मुझे पूरा मशीन, दो पब्लिक सेक्टर की 2 कंपनियां, ठीक है। हाँ, उन्होंने खुद, जिन्होंने खुद बनाई है इंजीनियर ने, उसने मुझे आके शायद ब्रीफ किया, सारा करके दिखाया। और उन्होंने भी ये बताया कि इस ईवीएम के अंदर पहली चीज तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, अगर वो सॉफ्टवेयर में ये चीज डाल दें कि इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे के बीच स्वैप होंगी वोट, और इनकी वोट इतनी वोट इनको स्वैप हो जाए, इतना % वोट स्वैप हो जाए, तो अगर उसमें टाइमर ना हो तो वो स्वैप नहीं हो पाएंगी। उसमें चूंकि टाइमर है, क्लॉक टाइम, रियल टाइम क्लॉक है, उसके माध्यम से उस टाइम के बीच जो वोट पड़ेंगी वो वोट उधर स्वैप हो जाती है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरी बात, जो 4 एक्सपर्ट कमेटी मेंबर है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, अगर उनको इन्फ्लुएंस कर लिया जाए, विन ओवर कर लिया जाए, ये कैसे भरोसा नहीं किया जा सकता इस बात पे कि वो विन ओवर किए जा सकते हैं? जिस केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है, देश की सारी जांच एजेंसियां जिसके इशारे पे काम कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 4 आदमी इतने मजबूत हो गए, डरेंगे ही नहीं? उनको भी डराया जा सकता है, वो कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग करते वक्त वो उस तरह की चीजें डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बीईएल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसके 7 डायरेक्टर हैं। 7 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो वो बीईएल जो इस मशीन को बना रही है, उस बीईएल को चलाने वाली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें 7 में से 4 डायरेक्टर जब बीजेपी के होंगे, तो फिर वो उसमें उनको तो कोडिंग का पता होगा, क्या कोड नंबर डला है। तो वो अगर चाहे बेईमानी करना, अगर वो इन्फ्लुएंस कर लिए जाए, या उनको डरा दिया जाए, या उनको खरीद लिया जाए, तो क्या गारंटी इस बात की है कि वो गड़बड़ नहीं हो सकती, गड़बड़ नहीं करेंगे? और तीसरा पॉइंट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी कि जो चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की गठन करने के लिए जो 3 सदस्य कमेटी बनेगी, उसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मोदी जी ने संसद के अंदर बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट की उस व्यवस्था को बदल दिया, और अब 2 सदस्य केंद्र सरकार के देश के प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री जी, और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता, यानी बहुमत हो गया केंद्र सरकार के लोगों का। तो जो इलेक्शन कमीशन के जो चुने जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर, तो वो चुनने वाले तो प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री हो गए। तो जिनको वो चुन रहे हैं, वो उनके कंट्रोल में काम क्यों नहीं करेंगे? और चौथा पॉइंट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 4 मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनवरी 2018 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले में एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा के सदस्य बन गए। उन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने, और उन्होंने कहा था हम जनता की अदालत में है, जनता आके लोकतंत्र बचाए। उसके बाद वो चीफ जस्टिस बने, और चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके लास्ट के 6 महीने के जजमेंट देख लीजिए, चाहे राफेल का जजमेंट देख लीजिए, चाहे बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला जजमेंट देख लीजिए, उनके जजमेंट में मुझे जुडिशियस माइंड नजर नहीं आता, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सर लेकिन वो अभी मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, डाइवर्ट करेगा हम बाकी नहीं, डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो फिर ये कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते? और फिर डर किस बात का लग रहा है? जिन देशों ने, 5वां पॉइंट, जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है, उन देशों को खुद ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है, वो वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। और 6ठा पॉइंट, हमने चंद्रयान भेजा, उसमें जो रोवर चंद्रयान पे उतरा, जब उसमें खराबी आ गई, इन्होंने कहा हम नीचे बैठे बैठे उसको रिपेयर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं खराबी को।
और आपके छठा पॉइंट, आपके फोन अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है। तो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर जिसके अंदर चोरी नहीं हो सकती? इतना भरोसा क्यों इनके अंदर? और लास्ट पॉइंट, हाँ, एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा। अभी पीछे एक एक्सपर्ट ने अपने मशीन के अंदर करके दिखाया कि जो पहले मशीन होती थी पेपर ट्रेल की, उसमें व्हाइट ग्लास लगता था, उसमें पर्ची दिखती थी और कट के गिरती हुई दिखती थी। 7 सेकंड तक वो 14 सेकंड तक लाइट जली रहती थी, देख सकते थे आप। और अब इन्होंने कर दिया, नहीं पहले 14 सेकंड था, अब इस बार इन्होंने 2019 के चुनाव में कर दिया 7 सेकंड, और शीशा ग्लास उसका कर दिया ब्लैक, अब उसमें पर्ची कट के गिरती हुई नहीं दिखती। तो ये सारे पॉइंट कुल मिलाकर फेयर और फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, इस पे गंभीर सवालिया निशान पैदा करते हैं। उनमें जनता का भरोसा खत्म होता है, और अगर जनता जिसको चुनना चाह रही है उसको वोट नहीं जा रहा है, उसकी वोट की चोरी हो रही है, तो वो भरोसा कैसे करे? और एक और पॉइंट आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर बीएसपी के एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़े, जहां उसके घर का परिवार का और पूरे रिश्तेदारों का वोट था, जब उस बूथ की मशीन खुली, उस मशीन से उसको एक सिंगल अपना वोट भी नहीं मिला, उसका खुद का वोट कहां चला गया? तो ये क्या सवाल नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश की जनता को बेवकूफ बना रहा है? उसमें इतना गुंडागर्दी क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्यों इतना जिद्दी है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के बाद मशीन से कराएगा? ऐसी कौन सी बात है कि विपक्ष के नेता ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सबने मिलकर उनको लेटर दिया, उनसे टाइम मांगा मिलने का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा हो गया कि वो विपक्ष के सारे दलों को टाइम ही नहीं दे रहा मिलने का। ऐसी क्या वजह है इसका? इससे सीरियस एप्रीहेंशन है चोरी की। आपने अब आप जो आपने बातें कही उसका मैं सिलसिलेवार उसके 4-5 पहलू है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने टाइम जरूर नहीं दिया, हालांकि मैं मानता हूं कि टाइम देना चाहिए था, और किसी सूरत में अगर इतने शक स्वभाव तो मिलना चाहिए। 9 पन्ने का एक चुनाव आयोग ने जवाब जयराम रमेश को दे दिया, चूंकि जयराम रमेश चिट्ठियां लिख रहे थे। अब 2-3 मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा कि ईवीएम मशीन में टाइमर लगा है या उससे ऐसे हो सकता है। बहुत सारे लोग जो जानकार हैं, जैसे एसवाई कुरैशी जो 6 साल चुनाव आयोग में रहे, 2 साल सीसी, वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है जनाब, वो कह रहे हैं कि टेम्परिंग या हैकिंग ईवीएम की नहीं हो सकती। उनकी बात को मान क्यों लें? हम क्यों मान लें? किसी ढंग मैं ये कहता हूं देश की जनता वाई कुरैशी को क्यों मान ले? उसकी बात को सच है, क्यों माने हम? वो कोई खुदा है? वो ये कह रहे हैं कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसको बाहर से कहीं से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता बाहर से। ये तो हम भी कह रहे हैं बाहर से नहीं किया जा, बाहर से करने की जरूरत क्या है? जो प्रोग्राम कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसने उसी के अंदर डाल दिया, तो बाहर से करने की जरूरत ही नहीं है। जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है हैकाथॉन में कि आगे करके दिखाओ, ऐसा नहीं हो सकता भाई। मशीन आपके पास है, कोडिंग आपने की है, कोड आपके पास है, बिना मशीन को खोले, जब तक टेक्निकल एक्सपर्ट को मशीन ना हैंड ओवर की जाए, जब तक उसके अंदर उसके जो उसकी माइक्रो कंट्रोलर चिप है, जब तक उसकी सारे को जांच ना ले, वो देख ना ले, बाहर से बैठ के कैसे कोई कर देगा? नहीं, लेकिन 2017 में जब हैकाथॉन था और चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने कि आइए और साबित कीजिए, तो लोग गए नहीं, टर्न अप ही नहीं हुए। नहीं जाए कैसे? वो कह रहे हैं मशीन, उन्होंने मशीन नहीं दी, उन्होंने कहा आप करके दिखाओ बाहर से कैसे कर देगा बिना मशीन को खोले? अरे जिसने मशीन बनाई है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, उसको पता है किस तरह का प्रोग्रामिंग की है, क्या कोडिंग की है। अगर उसको विन ओवर कर लिया जाए तो क्या भरोसा है कि चोरी नहीं हो सकती वोट की? क्यों भरोसा करें इलेक्शन कमीशन पे हम, जब देश की जनता भरोसा नहीं कर रही है? पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। बेशक मैं जानता हूं ये मेन स्ट्रीम मीडिया टोटल बीजेपी का प्रवक्ता है, ये कोई मीडिया नहीं है। मैंने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि इन मेन स्ट्रीम मीडिया को मीडिया मत मानिए, इनको टीवी चैनल को देखना बंद कर दीजिए, आप यूट्यूब चैनल देखिए, क्योंकि इसके माध्यम से जनता की बात लोगों तक पहुंच रही है। अदरवाइज ये सारे बड़े पत्रकार, बड़े चैनल, सारे बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं कर रहे हैं। ये चोर हो गए बिल्कुल, इनके ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं बचा है। इनको लोगों ने देखना बंद कर दिया, इनकी व्यूअरशिप घट रही है, और ये सब लोग केवल और केवल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इनको जवाब दिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। नहीं, ठीक है, आपकी मीडिया के प्रति आपकी नाराजगी वाजिब है, और मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े तादाद में लोग जुटे तो उनकी बात आनी चाहिए। और ऐसे ही दिल्ली में रामलीला मैदान में ओपीएस में हजारों लाखों लोग आए थे, और एक सेकंड कहीं दिखाने अखबार में कहीं फोटो भी। अंजुम जी एक बात और, जो ओपीएस के अंदर आए थे उसको भी हमने पूरी तैयारी करवाई थी प्रोग्राम की, मैं भी उस मंच पे था। एक लाइन अखबार के अंदर, टीवी के अंदर नहीं है। और जब मान्यवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से वोट क्लब पे बड़ी रैली करते थे, एक
लाइन अखबार में नहीं आती थी, टीवी पे कुछ भी नहीं आता था। बामन मेश्राम साहब इतनी बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं, एक लाइन अखबार में नहीं आती, टीवी पे नहीं आती। तो ये क्या सोचते हैं कि अगर ये अखबार टीवी पे नहीं देंगे तो हमारा मूवमेंट रोक देंगे? ये हमारे मूवमेंट को रोक नहीं पाएंगे। पूरा देश देखेगा आने वाले समय के अंदर, इस भारत की सरकार को भी जवाब दिया जाएगा कि तुम संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम जनभावना के खिलाफ काम कर रहे हो। इनको उखाड़ के जनता फेंक देगी। जनता से ताकतवर कोई नहीं है, जनता मालिक है देश की। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी देश के मालिक नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन देश का मालिक नहीं है, देश की जनता देश की मालिक है। अब जरा मीडिया से नाराजगी आपकी वाजिब है। जरा हम ईवीएम पे आते हैं, फिर बामन मेश्राम साहब के पास जाएंगे। जैसे मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह सवाल पूछ रहा हूं, जो ईवीएम पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो सैम पित्रोदा हो, चाहे वो महमूद प्राचा हो, चाहे वो भानु प्रताप सिंह वकील हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, बहुत सारे लोग, और आप दो लोग यहाँ बैठे, इतनी बड़ी रैली आपने की, और उसको मानना पड़ेगा कि इतनी बड़ी भीड़ दिल्ली में जुटा लेना मामूली बात नहीं है, तब जबकि कोई सत्ताधारी दल ना हो, और स्वतः स्फूर्त हजारों की तादाद में दिल्ली में आ गए, तो उसके लिए आप दोनों और जो लोग आयोजक है सब तारीफ के काबिल। लेकिन राजन पाल गौतम जी, जो लोग ईवीएम पर शक सुबह सवाल पैदा कर रहे हैं, कोई ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहा है, कोई वीवीपैट पर सवाल उठा रहा है, कोई कह रहा है वीवीपैट को हैक किया जा सकता है, कोई कह रहा है कि नहीं इसमें बाहर से कंट्रोल किया, हर तरह कोई प्रोग्रामिंग और चिप पर सवाल उठा रहा है। तो ये लगता है कि कई बार उसको बहुत रिसर्च करके सामने लाने में आप लोगों की भी नाकामी है, जिससे लोग समझे, जो न्यूट्रल आदमी हो समझे। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इस ईवीएम के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, क्या वो ईवीएम मशीन को कुछ मशीन हमें हैंडओवर करेंगे? हम फिर साबित करेंगे सर, आपको एक एक तथ्य के साथ साबित करेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन कुछ मशीनें हमें 10 दिन के लिए एडवांस में देगा? हम उसमें करके दिखाएंगे। एडवांस में देगा तब तो आप जब तक नहीं टेम्पर नहीं करेंगे, वो साथ में अपने इंजीनियर साथ बिठा दें, वो अपने इंजीनियरों को साथ बिठा दें। आ रहा हूं बामन मेश्राम से, आप कुछ बोल रहे हैं, आ रहा हूं आपके पास। बामन मेश्राम साहब बोलिए बीच में, बामन मेश्राम साहब बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? हरिप्रसाद जो हैदराबाद के इंजीनियर सॉफ्टवेयर है, उन्होंने कहा कि मैं करके दिखाता हूं आमने सामने, वो दिया नहीं उन्होंने मशीन। कन्नन गोपी जब चुनाव आयोग ने चुनौती दिया, वो हरिप्रसाद नाम के साथ बोल रहा हूं, हरिप्रसाद ने चुनौती दिया था करके दिखाता हूं, चुनाव आयोग के आदेश पर उसी को अरेस्ट कर दिया, क्योंकि एक ईवीएम मशीन चोरी होने का आरोप लग गया था कि वो ईवीएम मशीन चोरी झूठा आरोप था। वो हरिप्रसाद ने ये करके दिखाने का चुनौती दिया था, इसलिए झूठा आरोप लगाया था, वो निर्दोष छूट गया। चलिए थोड़ा सा आप कैमरा से बाहर आ रहे हैं, क्लोज होके वहीं से बोलिए। एक आईएएस ऑफिसर है कन्नन गोपी, उनकी डॉक्यूमेंट पे रिपोर्ट भी आपने देखी होगी। उन्होंने रिपोर्ट में साबित किया कि पेपर ट्रेल वगैरह कुछ भी नहीं, सब बकवास है, सब चोरी उसमें भी हो रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो बैलेट यूनिट थी उस पे जब कोई बटन दबाता था तो वो सिग्नल देता था कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट देता था पेपर यूनिट को। अब क्या हो रहा है कि कंट्रोल पेपर यूनिट दे रही है पेपर ट्रेल को, मशीन को, और पेपर ट्रेल दे रही है कंट्रोल यूनिट को। तो ये तो सारा खेल ही हो गया है। मतलब वो आईएएस ऑफिसर जो इलेक्ट्रॉनिक से जो इंजीनियर भी है साथ में, जो खुद इलेक्शन ऑफिसर रहा है, उसकी बात को नकार रहे हैं आप। इसका मतलब यह सरकार जो चाहेगी वो होगा। इलेक्शन कमीशन सरकार के कंट्रोल में काम कर रहा है, तो मतलब जो भी कोई एक्सपर्ट बोल रहा है उसी को आप कह रहे हैं झूठ है, करके दिखाओ, बिना मशीन हैंड ओवर किए कह रहे हैं करके दिखाओ। अरे मशीन दो ना। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है ये कि इस ईवीएम के अंदर टाइमर क्यों है, रियल टाइम क्लॉक क्यों है, उसकी क्या जरूरत है? ये मैं आपसे अब टाइमर वाला एक नया एंगल है, उसके बारे में भी मुझे नहीं आइडिया है, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि उसमें टाइमर है और उसकी क्या, अगर टाइमर नहीं होगा तो किस वक्त से किस वक्त के बीच चोरी होनी वो नहीं हो सकती, क्योंकि उससे पहले मॉक पोल भी होता है। मॉक पोल में तो दिखाएंगे वोट करके। वो क्योंकि मुझे इतना इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट है, जैसे आज मैं किसी मुझे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने बताया, मुझे टेक्निकल एक्सपर्ट जिन्होंने ईवीएम बनाई है उन्होंने बताया। करण थापर ने एक इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में जो सज्जन थे उनका सुबह मैं देख रहा था, वो कह रहे वीवीपैट या ये दोनों हैक नहीं हो सकता, मैनिपुलेट हो सकता है वीवीपैट। उनका हैक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मैनिपुलेट की बात कर रहा हूं। हाँ वही कि मैनिपुलेट जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज डाल दी जाए तो उसमें हैकिंग की जरूरत है कहाँ? हाँ, माधव देश पांडे का इंटरव्यू मैं देख रहा था कि बहरहाल। तो आप अब क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि चोर कभी ये नहीं कहेगा हाँ चोरी करी है मैंने, कभी नहीं कहेगा। और दूसरी बात,
सब लोग ईमानदार हो, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हो या मुख्य न्यायाधीश ईमानदार हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किस व्यक्ति को डरा के, धमका के या खरीद के या इन्फ्लुएंस करके कब किससे क्या काम कराया जा सकता है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं। कई बार आदमी ऐसा हो जाता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, देश का सारा जांच एजेंसी, मतलब वो सारी केवल विपक्ष के खिलाफ क्यों है? इसी से तो डरा के लोगों की जुबान बंद की जा रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है। बहुजन समाज के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही मर सकते हैं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हमें कोई खरीद भी नहीं सकता। लगाएं सारी जांच एजेंसी, लेकिन ये लड़ाई जनता के विश्वास की है, भरोसे की है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तोड़ रहा है, जिस भरोसे को देश की केंद्र की सरकार तोड़ रही है। इसलिए इस जन आंदोलन को तो हमें लीड करके आगे बढ़ाना है। और इतने बड़े बड़े आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं। बेशक आपको यहाँ दिल्ली वाला दिखा हो, लेकिन देश के कोने कोने में हमारे सारे वॉलंटियर्स रात दिन लगे हैं। इतनी बड़ी वीडियो आ रही है, हम आपको दिखा देंगे, लेकिन वो चूंकि आपने एक देखी है इसलिए आपको एक का पता है। कई सालों से एक सवाल दोनों लोगों से कि फिर इंडिया गठबंधन 26-27 दल, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इस तरह से सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? ठीक है, जयराम रमेश ने 2 बार 3 बार चिट्ठी लिखी, एक पन्ने 2 पन्ने की, चुनाव आयोग ने लिख दी 10 पन्ने की। चुनाव दिग्विजय सिंह जी ने भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके ऊपर। और कल हमारे एनसीपी के लीडर इन्होंने भी कहा है कि जनता का भरोसा कायम करने के लिए वोटर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन पे डाउट है। और उन्होंने उद्धव ठाकरे ने भी कहा है, और अखिलेश यादव जी ने भी कहा। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बोल रहे हैं, वो अलग बात है। बयान देना, ट्विटर पर लिखना एक बात है, और अगर आप कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो वो लड़ाई लड़ना दूसरी बात है। राजन पाल, उन्हीं की तो फाइल खोल के दिखाया जा रहा है। उनके सबके डोजियर बनाए हुए, उनकी फाइल खोल के डरा के चुप किया जाता है, उनकी जुबान बंद कर रखी है। क्योंकि जो पॉलिटिशियन जो पद पे रहे, आप उनका अगर जांच करने लग जाए, ऐसा अगर मोदी जी के खुद की जांच हो जाए तो क्या उसमें गड़बड़ी नहीं मिल जाएगी? हर चीज 1-1 रुपए का हिसाब कौन रखता है? ऐसे तो किसी की भी जांच कर लो आप, उसी के अंदर मिल जाएगा कुछ ना कुछ। दिक्कत यह है, सबकी जुबान बंद कर रही है केंद्र की सरकार, क्योंकि जांच एजेंसी उनके पास है। उनके किसी नेता की तो जांच हो नहीं रही है, सारी जांच विपक्ष के नेताओं की हो रही है। और उसमें भी जिसके खिलाफ ईडी जांच शुरू करती है और जो बीजेपी में चला जाता है, उसकी जांचें बंद हो जाती है, वो पाक साफ हो जाता है। उसके बाद ये इनकी बीजेपी की मशीन में चले गए, वॉशिंग मशीन में, तो साफ हो गए। जितने भी नेता गए हैं, चाहे नारायण राणे गए हों, चाहे और दूसरे लोग गए हों, जो लोग उसमें चले गए वो सारे साफ हैं। नहीं, वो वापस लौटते, उस पर हम लोग अक्सर बात करते हैं। वामन मेश्राम साहब, क्या लगता है आप लोग? ये ठीक है, भीड़ जुटा ली, आपने जिले जिले में प्रदर्शन कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन मानता नहीं है। बीजेपी के लोग कहते हैं जब चुनाव में विपक्ष हार जाता है तो उसके बाद ईवीएम का रोना रोने लगता है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगता है। लेकिन ये फैसला तो जनादेश का है। जनता 23 करोड़ वोटर बीजेपी के साथ है, वोट जनता देती है, खामखा ईवीएम को दोष देते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट पार्टी का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट कोई पार्टी थोड़ी है। ये मैं पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, कौन सी पार्टी क्या कह रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी एक्सपर्ट्स कमेटी से जांच करवाया जाए तो ये बात प्रूव कर देगा वो कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। दूसरी बात, अंजुम साहब, हरिप्रसाद का नाम सुना क्या आपने? अरे सुना भी मैंने। हरिप्रसाद ने चुनाव आयोग को चुनौती दी थी कि मैं करके दिखाता हूं। चुनाव आयोग ने उसी को एफआईआर करवा के उसी को अरेस्ट करवाया। तो चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए तो संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया। चुनाव आयोग निष्पक्षता के आधार पर ये इंश्योर करे और भारत की प्रजा का विश्वास संपादन करे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए ईवीएम के ऊपर अब लोगों का भरोसा नहीं रहा है। बैलेट पेपर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बैलेट पेपर के बारे में बूथ कैप्चरिंग का आरोप है, एक केवल बूथ कैप्चरिंग का आरोप लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ईवीएम मशीन का मामला लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। ईवीएम मशीन का मामला
जो सरकारें हैं वो उनको सारा का सारा यूज करके अल्पमत को बहुमत बना सकती है। ईवीएम जिसको चाहे चुनवा सकती है, जिसको चाहे हरवा सकती है। अच्छा, तब मान ईवीएम लीजिए पार्टी के, एक सुनिए मिनट, अंजुम फिर साहब, 9 सुनिए साल में सुनिए 9 सुनिए, साल मेरी में बात जो तो सुनिए। दर्जनों चुनाव में विपक्ष मैं जीत क्या गया, वो कहना कैसे चाहता जीत हूँ, गया? मैं ये कहना चाहता हूं कि ईवीएम पार्टी को टारगेट करके काम करवा सकती है, ये काम कर सकती है। हमको खतरे के बारे में बता रहा हूं। दूसरा, ईवीएम इंडिविजुअल लीडर को टारगेट कर सकती है। अरे ये सब दूसरी किसी बात, आधार पर कहेंगे ना, किस आधार पर कह रहे हैं बामन मिश्राम साहब आप? ऐसा आधार है, इसी के आधार पर कह रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल लोग क्या कहते हैं, अरे 5 राज्यों का चुनाव हुआ, एक राज्य में कांग्रेस भी जीत गई, 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं उससे पहले कि कितने कर्नाटक राज्यों हिमाचल में में जीत गई इससे, कांग्रेस। सुनिए मेरा क्या कहना है कि कांग्रेस एक जगह जीत गई, वो कैसे जीती, ऐसा कुछ लोग सवाल करते हैं। मैं, ये फॉल्स आर्गुमेंट है कि कांग्रेस कैसे एक जगह जीत गई अगर गड़बड़ी है तो। मेरा ये कहना है ये फॉल्स आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? ईवीएम मशीन की जांच होनी चाहिए। ईवीएम मशीन की सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, ये जो एक मिनट, जजमेंट की एक कॉपी मिनट, पढ़ एक के मिनट, सुना एक रहा मिनट, हूं। उसके नहीं नहीं ठीक है, 2013 बार बार 14 दिखा रहे हैं, लेकिन मैं बामन मिश्राम साहब, आपको यह भी पता होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 5 साल में क्या कहा। आपको पता होगा कि कितनी याचिकाएं खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता होगा कि कितनी तारीखों पे बड़े बड़े वकील गए ईवीएम के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की व्यवस्था के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामों को सुनने के बाद उन याचिकाओं को खारिज किया है। आपको पता मैं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं आज। मेरी अंजुम आज साहब, चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं आज। अंजुम साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट पे जो आप प्रश्न कह चिन्ह रहे हैं, लगा रहा हूं एक वकील होने के बावजूद आज आपके चैनल पे। हाँ, मैं एक मिनट, राफेल अंजुम घोटाले की साहब, जांच क्यों नहीं होने दी सुप्रीम कोर्ट ने? कौन देगा इस बात का मैं जवाब? क्या कह रहा हूं अंजुम अच्छा, पहले साहब, इनका लेते हैं। हाँ, बोलिए। जस्टिस लोया की हत्या की जांच क्यों नहीं होनी थी सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं नहीं, मैं आपके माध्यम अंजुम से पूछ साहब, रहा हूं। एक सेकंड, एक मिनट, गौतम साहब, एक हाँ मिनट, बोलिए एक बामन मिनट, साहब। अंजुम साहब, थोड़ा पीछे हट के बोलिए, आपका चेहरा क्लोज हो जा रहा हाँ, है ना, कैमरा कट जो रहा है। आप कह रहे हैं, जो हाँ। आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, मैं क्या कहना चाहता हूं, जो कारण आप बता रहे, सुप्रीम कोर्ट का कारण बता रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, वो निर्णय दिया, ऐसा आप बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनके दामाद को पकड़ा, और उसके बाद वो चीफ जस्टिस ने पेपर ट्रेल के बारे में और इसके बारे में निर्णय दिया। ये तो पता है क्या आपको? अब इस जो तरह के व्यक्तिगत जस्टिस आरोप के बारे में जिसको राज्यसभा का मेंबर बनाया, उसके दामाद को 500 करोड़ रुपया लेते हुए पकड़ा गया था। नहीं, प्लीज देखिए, उसके बाद फिर ये मैं जजमेंट दिया गया। नहीं नहीं, एक मिनट, अब ये इस तरह की व्यक्तिगत उस पर रंजन गोगोई की बात करें, व्यक्तिगत उस पर बचे, दामाद पकड़ा रंजन गया। गोगोई के द्वारा ये निर्णय दिए गए। और रंजन गोगोई के निर्णय की रंजन गोगोई आलोचना के करें, बाद ही लेकिन हुआ। उसके बाद और वो सब बहुत सारी आधी हकीकत आधा फसाना, उस चक्कर में हम नहीं पड़ते। अजीत जी, लेकिन अंजुम जी, हाँ जी, एक सवाल है मेरा। हाँ। आसाम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर थे सिर्फ 90 मतदाता, हाँ। लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 171, 5 हाँ। अधिकारी सस्पेंड हुए। मैं पूछना चाहता हूँ 171 कैसे पड़ गए? हाँ। इसका जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ने 5 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, लेकिन ये वोट कैसे पड़े? एक तो इसकी खबर की आप मुझे जानकारी दे दीजिए, और दूसरा छत्तीसगढ़ में बीएसपी को प्रत्याशी को नहीं मिला खुद का वोट भी। ये हाँ, ये आप सेटिंग बता रहे, हुई। इसके बारे तो में बताइए इसका जानकारी जवाब। चेक तो इसका करूंगा। जवाब हाँ। कौन देगा? ये न्यूज, ये टीवी की न्यूज है ये। चलिए, तो अब वामन मिश्राम साहब, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो, हमारा कहना सिंपल इतना है कि चुनाव आयोग फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट की व्यवस्था करे। वो जो तरीका अपना रहे हैं वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव कंडक्ट करवाए, देश की जनता की मांग है। अच्छा, और जहां तक बूथ कैप्चरिंग का सवाल है, इस चुनाव में एमपी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत जाती, तब तो ये आंदोलन नहीं हो रहा होता। तब नहीं, तो तब भी होता, फेयर है। तब भी होता। देखो सुनो, मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने पहले घोटाला किया।
हाँ, EVM 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया और ये घोटाले के सबूत लेकर गए सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में। लाल कृष्ण आडवाणी का पॉलिटिकल करियर चौपट ईवीएम की वजह से हुआ और नरेंद्र मोदी को सामने लाया गया कांग्रेस ने आरएसएस के साथ समझौता करके। ये तो और अलग थ्योरी और नरेंद्र मोदी को सामने लाया और सबसे बड़ा लीडर जो है अडवाणी को घर में बिठाया गया मोदी को सामने लाकर। थ्योरी ला रहे हैं कि कांग्रेस और आरएसएस ने समझौता किया, मोदी को लाया है, तो नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ला रहे हैं वामन मेश्राम साहब। आप कॉन्स्पिरेसी अरे आप पहली बात सुन रहे हैं, आप पहली बात सुन रहे हैं, हमारे पास जो सबूत है उसके आधार पर बोल रहा हूं ना। आप तो पहली बार हमारी बात सुन रहे हैं। हमारे पास जो पुराने सबूत है सारे 2004 के 2009 के, वो तो आपने सुने नहीं। नहीं, अब आप ऐसे कहेंगे कि आपके पास सबूत है कि कांग्रेस और आरएसएस मिलकर मोदी को लाया, तो अब इसका क्या सबूत हो सकता है? अरे अडवाणी ने ये सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए ना डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ में, वो तो 2009 के चुनाव में हरवाकर, उसके आधार पर बोल रहा हूँ, किताब उसके आधार पर बोल रहा हूँ ना। चलिए बहरहाल हम मुद्दे पर आते हैं, डाइवर्ट नहीं होते। कुछ कहना चाह रहे हैं आप राजन पाल गौतम जी? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देश में जनता मालिक है और प्रजातंत्र में जनता जो चाहे वो होना चाहिए। अगर पूरे देश की सरकार चुनने का मसला हो और वोटर को इस बात पे भरोसा ना हो कि उसकी वोट जिसको वो दे रहा उसी जगह जा रही है, तो ये भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। उसको पार्ट नहीं बनना चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का पार्ट बन के काम कर रहा है, क्योंकि सबको रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेट्स को अपनी अच्छी पोस्टिंग की जरूरत है। चीफ जस्टिस के जजेस को, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ज्यादातर को रिटायरमेंट के बाद किसी कमीशन में या फिर राज्यसभा में मेंबर बनने की इच्छा है। तो राज्यपाल की वजह से इसी इच्छा से जनभावना की अनदेखी हो रही है, जनता की अनदेखी हो रही है। लेकिन हम जनता की इस लड़ाई को लड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन खुदा नहीं है, उसको जनता की जनभावना की कदर करनी पड़ेगी। इसके लिए पूरे देश का इतना बड़ा आंदोलन हम लोग खड़े कर देंगे कि ये जमीन पे इलेक्शन कमीशन भी आ जाएगा और केंद्र की सरकार भी आ जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया वामन मेश्राम साहब और राजन पाल गौतम जी। मुख्य धारा के चैनलों में, मीडिया में यकीनन इस तरह की तस्वीरें और ये कवरेज होना चाहिए। मैं एक बार नहीं बार बार कहूंगा, पहले भी मैंने कहा और शुरू में भी कहा, फिर कह रहा हूं, आप किसी आंदोलन की मांग से सहमत हो, असहमत हो, लेकिन उनकी आवाज को दबा नहीं सकते, छिपा नहीं सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। नेशनल मीडिया एंटी नेशनल मीडिया है। अरे लोग तो हम लोगों को एंटी नेशनल बोलते हैं साहब। अरे आप तो मुसलमान की वजह से होते हैं एंटी नेशनल, ये तो सारा आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। जो भी देश की बात करेगा, जो भी जनता की बात करेगा, उसी को ये लोग एंटी नेशनल बोलेंगे। कंफ्यूजन और भ्रम बना रहे तो अच्छी बात है, उसमें अजीत भी है, अंजुम भी है, लेकिन चलिए। संविधान में सभी को नागरिक के तौर पर बराबरी के अधिकार है, किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी, बातचीत होती रहेगी। अगली बार जब भी ऐसा प्रदर्शन हो, विरोध हो, आंदोलन हो, हमें खबर करें, हमारी टीम जरूर जाएगी। नमस्कार वामन मेश्राम साहब, नमस्कार राजन पाल गौतम जी, नमस्कार।